वेलकम टू सोशल सौम्या। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तो चलो उन्हें समझते हैं। तो बेसिकली हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड हमारा 1939 में स्टार्ट हुआ था एंड 1945 तक चला था। देन हमारा कोल्ड वॉर टाइम या कोल्ड वॉर एरा आता है जो 1945 से लेकर 1991 तक चला था। तो बेसिकली ये है क्या कोल्ड वॉर एरा? इसमें क्या होता है, हमारी जो दो सुपर पावर्स थी उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जो थी हमारी यूएसए एंड यूएसएसआर, इनके अंदर लड़ाई चल रही थी। वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली लड़ाई नहीं चल रही थी, इनके अंदर चल रही थी आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, आइडियोलॉजीज़ को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था इनके बीच में। तो वो हम पूरे चैप्टर में समझेंगे कि ये सब क्या था, कैसे हुआ, एंड कब ये डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो बेसिकली हमारे पास दो ग्रुप ऑफ पावर्स थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, जो थे एक्सिस पावर एंड अलायंस पावर। एक्सिस में आती थी हमारी जर्मनी, इटली, जापान। अलायंस के अंदर यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, जो कि इसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, एंड जिसके अंदर 15 कंट्री या फिर 15 रिपब्लिक्स भी थे। और इस वॉर के अंदर हमारा अलायंस पावर जीत जाती है। एज यूजुअल जैसे हमें दिख रहा है, में बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऑफ वर्ल्ड पावर रिलेशन। तो फर्स्ट यूनिपोलर, देन बाइपोलर, देन मल्टीपोलर। बेसिकली इनका मतलब क्या है? यूनिपोलर वो वर्ल्ड होता है जहाँ पे सिर्फ एक सुपर पावर प्रेजेंट होती है और जो डोमिनेट कर रही होती है पूरे वर्ल्ड को। देन बाइपोलर जहाँ पे सिर्फ दो सुपर पावर प्रेजेंट होती हैं वर्ल्ड में। एंड मल्टीपोलर वो होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सुपर पावर्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक बर्लिन वॉल। अब बेसिकली इस बर्लिन वॉल को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो पहले वो समझ लेते हैं कि बर्लिन वॉल क्या थी। सपोज दिस इज़ एक सर्कल है जहाँ पे ये हमारा यूएसए है एंड ये हमारा इस साइड हमारा यूएसएसआर है, मतलब सोवियत यूनियन। ओके, सो यहाँ पे इधर की साइड जो है ये वाला एरिया, ये वेस्ट एरिया है एंड ये ईस्ट एरिया है। एंड जो इनके बीच में ये जो है ये वाली, दिस इज़ अ बर्लिन वॉल। अब ये वॉल क्यों लाई गई थी? ये वॉल इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इन दोनों की जो आइडियोलॉजीज़ थी, यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, जहाँ पे सारी चीज़ें जो होती हैं वो लोगों के, मतलब लोगों के पास राइट होता है कि वो खुद से सारी चीज़ें परचेज़ कर सकें, ओन कर सकें, प्रॉपर्टी ओन कर सकें। बट यूएसए में जो आइडियोलॉजी फॉलो हो रही थी वो थी हमारी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी के अंदर क्या होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो स्टेट ओन्ड होती हैं और स्टेट कंट्रोल्ड होती हैं, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली बर्लिन वॉल इसलिए ही बनाई गई थी। चलो पढ़ते हैं बर्लिन वॉल के बारे में। ओके, सो लेट्स गो। तो ये रही हमारी बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल बेसिकली क्या थी? बर्लिन वॉल के अंदर ये वॉल कंस्ट्रक्ट हुई थी, बनाई गई थी 1961 के अंदर। इस वॉल की लेंथ जो थी 150 किलोमीटर्स थी और ये 28 सालों के लिए एक्सिस्टेंस में रही थी। और ये वॉल टूटी कब थी? 9 नवंबर 1989 को ये वॉल तोड़ दी गई थी। दिस अभी बर्लिन वॉल सिम्बलाइज़ क्या करती है? मैंने बताया था आपको, बर्लिन वॉल सिम्बलाइज द डिवीजन बिटवीन द आइडियोलॉजीज विच आर कैपिटलिस्ट। कहाँ पे फॉलो होती है कैपिटलिस्ट? हमारी यूएसए के अंदर फॉलो होती है। एंड कम्युनिज्म कहाँ, कम्युनिस्ट वर्ल्ड या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बोल लो आप इसको, ये कहाँ फॉलो होती है? यूएसएसआर के अंदर ये फॉलो होती है। ओके, सो आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब जो हमारी ये बर्लिन वॉल टूट गई थी तो इसका रिजल्ट क्या था डिसइंटीग्रेशन का? मतलब इसके टूटने के बाद क्या चीज़ें हुई थी? तो बेसिकली इसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया था, मतलब जर्मनी यूनाइट हो गया था। एंड सोवियत ब्लॉक जो था हमारा, जो यूएसएसआर था, वो ख़त्म हो गया था। उसका जो रूल चल रहा था या जो डोमिनेट कर रहा था वो ख़त्म हो गया था। तब हमारा वर्ल्ड था बाईपोलर में, क्योंकि यहाँ पे दो सुपर पावर्स थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। बट अब जब वर्ल्ड के अंदर सोवियत ब्लॉक हट गया था तो सिर्फ एक सुपर पावर बची, दैट इज़ यूएसए। तो इसलिए वर्ल्ड कौन सी पावर का हो गया? कमेंट भी डाउन, कौन सी पावर का हो गया वर्ल्ड? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आता है व्हाट इज़ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था जिसके बारे में इतनी देर से पढ़ रहे हैं? सोवियत सिस्टम, सोवियत ब्लॉक, सोवियत वर्ल्ड, ये है क्या? तो इसको हम बेसिकली एक सेकेंड, ओके, तो बेसिकली इसको हम यूएसएसआर भी बोलते हैं। अब यूएसएसआर का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है यूएसएसआर कब आया था? जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर 1917 में, उसके बाद ही ये यूएसएसआर बन गया था।
ठीक है। द रशियन रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन अपोज टू कैपिटलिज्म। जो रशियन रेवोल्यूशन था वो क्या करता था, वो सोशलिज्म के आइडिया को इंस्पायर करता था, और जो कैपिटलिज्म जो यूएसए के अंदर फॉलो होता था इसको ये अपोज करता था। नेक्स्ट, सोवियत का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो ही इनको रूल कर रही थी, और वहाँ पे कोई भी अदर अपोजिशन पार्टी अलाउड थी ही नहीं कि वो इलेक्शन में खड़े हो भी सकें। इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। जो स्टेट थी उसके द्वारा इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही थी, जितना भी यहाँ पे इकोनॉमी पैसा आ रहा था, सारी की सारी चीज़ें स्टेट के द्वारा कंट्रोल होती थी। स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है। जितना भी प्रोडक्शन होता था, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी था, सारा कुछ गवर्नमेंट के थ्रू ओन था। एंड यूएसएसआर को हम सेकेंड वर्ल्ड भी बोलते हैं या फिर सोवियत वर्ल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वर्सो पैक्ट। अब वर्सो पैक्ट क्या था? वर्सो पैक्ट एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है, मतलब इसने ना यूएसएसआर के जितने भी मिलिट्री वाले लीडर्स थे उनको जोड़ लिया था। इस पैक्ट के थ्रू यूएसएसआर में जितने भी मिलिट्रिकल अलायंस थे वो एक साथ आ गए थे। इसी को बोलते हैं वर्सो पैक्ट। अब नेक्स्ट हम कुछ पैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो पहला है हमारा वर्सो पैक्ट। वर्सो पैक्ट हमने पढ़ा, ये किसका पैक्ट है? ये हमारा यूएसएसआर वाला पैक्ट, ठीक है, जो कि कब आया था? 1955 में एग्जिस्टेंस में आया था। देन आता है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये था यूएसए का मिलिट्री अलायंस। नाटो इज वॉट बेसिकली, नाटो में यूएसए मिलिट्री अलायंस था। एक्सिस्टेंस में कब आया था? 24 अप्रैल 1949 के अंदर ही आया था। समझ गए वाली बात? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे कुछ सो लेट्स स्टार्ट विथ फीचर्स ऑफ सोवियत ब्लॉक, या फिर व्हाई डिड यूएसएसआर बिकेम power. This is USSR guys, टाइपिंग मिस्टेक। ओके, तो क्या तो फीचर्स थे सोवियत ब्लॉक के और कैसे ये सुपर पावर बन गया था? तो बेसिकली सोवियत की जो इकोनॉमी थी वो ज़्यादा डेवलप थी बजाय और कंट्रीज़ के, बस यूएसए को छोड़ के, एक्सेप्ट यूएसए। इसके पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था जहाँ से बहुत अच्छे से इनका कम्युनिकेशन चलता था। इसके पास बहुत सारी वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज भी थे, जैसे कि ऑयल की, आयरन की एंड स्टील की। स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी था, जो कि जितने भी रिमोटेस्ट, मतलब जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ थे जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल था, वहाँ से कनेक्ट करता था इसको बहुत अच्छे से। इसके पास डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ भी थी, जो हर चीज़ पेन से लेकर कार तक, जो सेफ्टी पिन आती है वहाँ से लेकर कार्स तक प्रोड्यूस करती थी। तो इन्हें कोई भी चीज़ बाहर से इम्पोर्ट कराने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। तो सोवियत इंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, मतलब मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड जो लिविंग होता है लोगों के, रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज़ें जो थी, ये सारी चीज़ें जो था सोवियत इंश्योर कर रहा था अपने सिटीजन्स के लिए। एंड जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ थी, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को, वो भी प्रोवाइड कर रहा था अपने सिटीजन, जैसे कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, चाइल्ड केयर हो गई, वेलफेयर स्कीम्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें यूएसएसआर प्रोवाइड कर रहा था। तो इसके फीचर्स भी कह सकते हैं हम, और ये भी कह सकते हैं कि यूएसएसआर कैसे सुपर पावर बन गया था। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ द सोवियत सिस्टम, मतलब क्या कमियाँ थी सोवियत सिस्टम की। तो सबसे पहले तो सोवियत सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक था और ऑटोक्रेटिक था। इसका मतलब लोग अपने अकॉर्डिंग अपने लिए डिसीजंस नहीं ले सकते थे। इस वजह से लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही थी। लैक ऑफ डेमोक्रेसी भी थी, डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच थी कि लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ बोल नहीं सकते थे। बेसिकली आपको एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया है, वहाँ पर आपके खाने के लिए सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं जो आपको चाहिए। एसी भी लग रहा है, वाईफाई भी लग रहा है, मतलब आपके पास सारी चीज़ें हैं, बट आपको उस कमरे के अंदर बंद करके रख रखा है। वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कमरे से बाहर नहीं जा सकते, अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। तो बेसिकली यही चीज़ इसमें बता रखी है कि यही चीज़ें थी जिस वजह से सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहा था। तो यहाँ पे ना वन पार्टी सिस्टम भी चल रहा था। वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी जो यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर टाइट कंट्रोल रखती थी और लोगों के लिए भी अनअकाउंटेबल थी। रशिया जो था डोमिनेट करता था सोवियत यूनियन को, और ये नोट में बेसिकली वाला पॉइंट आ जाएगा कि सोवियत सिस्टम जो था वो सिर्फ 15 रिपब्लिक्स का था, मतलब यहाँ पे 15 कंट्रीज़ थी इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो बेसिकली मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो जनरल सेक्रेटरी बन गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जो सोवियत यूनियन की थी। कब बने थे ये याद रखना है आपको, 1985 के अंदर बने थे। एंड इन्होंने सोचा कि मैं सिस्टम को रिफॉर्म करता हूँ। रिफॉर्म मतलब कुछ चेंज लाता हूँ सिस्टम के अंदर, ठीक है। एक सेकेंड में इसकी इंक चेंज कर दूँगा। आई थिंक दिस वन विल बी द परफेक्ट वन, या।
तो गॉर्बाचेव ने सोचा, डिसीजन लिया कि मैं ना नॉर्मलाइज कर देता हूँ रिलेशंस को वेस्ट के साथ। वेस्ट कौन था? यूएसए। मतलब अब जैसे यूएसए के अंदर डेमोक्रेसी थी, जहाँ पे लोग फ्री थे कुछ भी करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच थी लोगों के पास, कैपिटलिज्म था, तो ये सब वो अपना लें। कहाँ पे अपना लें? यूएसएसआर के अंदर। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया और यही रिफॉर्म करने के उन्होंने सोचा था। 1985 के अंदर वो 1985 के अंदर वो क्या बने थे? जनरल सेक्रेटरी बने थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं। द रिफॉर्म्स वे अपोज बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे बड़े बड़े, वो इस रिफॉर्म को अपोज कर रहे थे, मतलब इसके साथ नहीं थे। क्यों? अगर वो ये सब करते तो ये सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाता, एंड ये सिस्टम ख़त्म होता तो ऑब्वियस सी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी भी ख़त्म हो जाती। ठीक है, फिर सब चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग होती। तो इन लोगों ने सोचा कि अब हम नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपोज़ किया। फिर इन्होंने क्या किया? 1991 के अंदर एक कूप लाया, जो कि एनकरेज किसने एनकरेज किया था? कम्युनिस्ट लीडर्स ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने इसको किया था एनकरेज। अब तब तक क्या था, लोगों ने ना फ्रीडम देख ली थी कि कैसी फ्रीडम होती है, कैसे लोग यूएसए के अंदर रहते हैं। तो वो चाहते नहीं थे कि वो पुराने स्टाइल ऑफ रूल में वापस जाएँ जो कम्युनिस्ट पार्टी का है। तो लोग भी चाह रहे थे कि रिफॉर्म आए, सिस्टम चेंज हो, ताकि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल चल रहा है वो सब ख़त्म हो जाए। फिर बोरिस येल्सिन नाम की एक नए इंसान आते हैं जो कि नेशनल हीरो भी माने जाते हैं इस कूप को अपोज करने के अंदर। ठीक है, ये इन्होंने ना रशिया के अंदर एक पॉपुलर इलेक्शन भी जीता था। एंड फिर क्या करते हैं, ये रशिया के सोवियत सेंटर से रिपब्लिक में शिफ्ट हो जाते हैं, स्पेशली जो ज़्यादातर यूरोपनाइज पार्ट था सोवियत यूनियन का। ठीक है, तो दिसंबर 1991 में होता क्या है, येल्सिन जो हमने पढ़ा था ना, बोरिस येल्सिन, इनकी लीडरशिप के अंदर रशिया और यूक्रेन और बेलारूस ने क्या किया था, ये डिक्लेयर कर दिया था कि सोवियत यूनियन अब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो चुका है। और क्या शिफ्ट हो गया कि वो कैपिटलिज्म उसने अपना लिया है, डेमोक्रेसी अपना ली है, एज अ बेस ऑफ पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक मतलब सोवियत रिपब्लिक जब ख़त्म हो चुका है उसके बाद की बात बता रहा है कि कैपिटलिज्म अपना लिया गया और डेमोक्रेसी अपना ली गई। जैसे ही डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है यूएसएसआर को, वैसे जैसे डिक्लेयर करते हैं ना यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, वैसे ही क्या बन जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS का फॉर्मेशन हो जाता है। जितनी भी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ थी वो सब रशिया के पास आ जाती हैं। यूएसएसआर की जितनी भी पावर थी वर्ल्ड में, जो पोजीशन थी, वो सारी चीज़ें क्या थी, रशिया के पास आ जाती हैं। इट कैप्चर्ड द सोवियत सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। UN की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसने क्या किया था, सोवियत की सीट को भी कैप्चर कर लिया था। रशिया को एक्सेप्ट किया जाता था, रशिया जो था वो इंटरनेशनल ट्रीटी और जो कमिटमेंट होती थी सोवियत यूनियन की, उनको भी एक्सेप्ट करता था। ठीक है, कि इंटरनेशनली आपको क्या ट्रेड करना है, क्या नहीं करना, जितना भी था सारा सोवियत यूनियन का, सब कौन संभालने लग गया था, रशिया। नेक्स्ट टॉपिक, अब बात आती है कि वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, कि क्यों सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, क्यों टूट गया, क्यों रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस ने मिलकर इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया। There is no doubt that the internal weakness of the Soviet political and economic institutions, which failed to meet the aspirations to the people, were responsible of the disintegration of the Soviet system. इसका मतलब ये आ रहा है कि कोई भी डाउट नहीं है कि सोवियत के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत ज़्यादा इंटरनली वीक हो गए थे, जिस वजह से वो लोगों की एस्पिरेशंस को, लोगों की डिमांड्स को वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। तो यही रीज़न है, यही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए ऑफ सोवियत सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है, वाई डिड द USSR फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस USSR ने फेस करे थे। द सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री पावर एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स। सोवियत की जो इकोनॉमी थी वो ज़्यादातर अपनी इकोनॉमी को किस में यूज़ करते थे, अपनी न्यूक्लियर और मिलिट्री पावर को बढ़ाने में, मेंटेन करने में, और जो उनकी सैटेलाइट स्टेट्स थी जो ईस्टर्न यूरोप में थी एंड सोवियत सिस्टम के अंदर ही थी। ठीक है, इन सबको मेंटेन करने में, इन सबको डेवलप करने में भी यूज़ करते थे। द कम्युनिस्ट पार्टी हैड अ टाइट रूल ओवर द सोवियत यूनियन फॉर 70 years एंड वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। इसका मतलब ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने सोवियत सिस्टम को 70 सालों के लिए रूल किया था, फॉर 70 years, एंड लोगों के लिए भी अकाउंटेबल नहीं थी वो। Gorbachev promised to reform the economy, catch up the West and loses the administrative system. अब गोर्बाचेव क्या सोचते, 1985 में आए थे गोर्बाचेव, क्या बने थे, जनरल सेक्रेटरी बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के, याद रखना
1985 के अंदर बने थे। ओके, सो गोर्बाचेव ने प्रॉमिस किया था लोगों को कि वो रिफॉर्म कर देंगे इकोनॉमी को, और जो वेस्ट था, मतलब जो यूएसए था, उसके साथ कैचअप कर लेंगे, मतलब डेमोक्रेसी ले आएंगे कंट्री के डेमोक्रेसी ले आएंगे वहाँ रूल के अंदर। एंड फिर क्या करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही लूज़ हो जाते हैं, मतलब उनको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, कि यूएसएसआर के ख़त्म हो जाने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहले तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस, मतलब जो कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर इन द सेंस जो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था कैपिटलिस्ट एंड कम्युनलिस्ट आइडियोलॉजी को लेके, वो ख़त्म हो जाता है। वही बता रखा है कि आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो चल रहा था यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, जो वर्ल्ड पावर थी पॉलिटिक्स के अंदर, वो चेंज हो जाती है बाइपोलर से यूनिपोलर। अब देखो हमने पढ़ा था ना बाइपोलर और यूनिपोलर कौन सी होती है सुपर पावर्स, जल्दी से कमेंट करना कि बाइपोलर कौन सी होती है, यूनिपोलर कौन सी होती है। तो वर्ल्ड बाइपोलर से होके यूनिपोलर में कन्वर्ट हो चुका था। देन इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइस। नई नई कंट्रीज़ बनने लगी थी, जो कि सोवियत यूनियन से बाहर निकली थी कंट्री, वो सारी नई नई कंट्रीज़ अलग अलग बनने लगी थी इंडिपेंडेंट नेशन की तरह। एंड उनके खुद के गोल्स थे, खुद की एस्पिरेशंस थी, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है आपकी बाल्टिक रिपब्लिक का। एंड ईस्ट यूरोपियन जो थे वो चाहते थे कि वो किसको ज्वाइन कर लें, यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन क्या है, ये सब हम जाके पढ़ेंगे आपके सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन क्या है, एशियान क्या है, ये सब, ठीक है। एंड वो चाहते थे कि वो नाटो का पार्ट बन जाए। नाटो हमने पैक्ट पढ़ा था ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट बन जाए, ठीक है। तो फिर क्या होता है, रशिया जो था एज़ यूजुअल वो सक्सेसर बन जाता है, यूएसएसआर का सारी पावर रशिया के पास आ जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है हमारी शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रेजाइम्स, मतलब ये सब होने के बाद क्या होता है, शॉक थेरेपी आ जाती है। तो शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी एक पेनफुल प्रोसेस है ट्रांजिशन का, मतलब चेंज होने का, ट्रांजिट होने का, एक ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में। ऑथोरिटेरियन जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी रूल करती थी, सोशलिस्ट सिस्टम जहाँ पे लोगों के पास इतना वो राइट नहीं था कि वो कुछ बोल पाएँ, कुछ कर पाएँ, कुछ प्रॉपर्टी ओन कर पाएँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किस में चेंज हुई थी, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, जहाँ पे सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के बेस पे चलती हैं, फ्री एंड फेयर होती हैं। कैपिटलिज्म होता है जहाँ पे एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी अपने अकॉर्डिंग जो उसको चाहिए वो ओन कर सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके पास बहुत सारी राइट्स होती हैं एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो बेसिकली ये एक पेनफुल प्रोसेस था, ये याद रखना है। और क्या था, ट्रांजिशन था जिसका ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, ओके। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन, जो मॉडल था कि जिस तरह से ट्रांजिट हुए थे ये लोग सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट सिस्टम में इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप, इसने क्या किया था, इसको इन्फ्लुएंस किसने किया था, इस ट्रांजिशन को किया था वर्ल्ड बैंक ने इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने ही इसकी हेल्प करी थी। एंड IMF केम टू बी नोन एज अ शॉक थेरेपी। तो IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने इनकी हेल्प करी थी, किन किन की, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप की। वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने हेल्प करी थी जिससे ये लोग ट्रांजिट हो पाए थे इस सिस्टम से इस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी से क्या क्या बदलाव आए थे, क्या रिजल्ट था। बेसिकली आप कहीं भी कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ लो ना तो उसका मतलब ये समझना कि क्या रिजल्ट था, ठीक है। तो शॉक थेरेपी का क्या रिजल्ट था, रशिया के अंदर, इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट डिस्टर्ब। जितने भी बड़े बड़े जिनको स्टेट मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थे वो सब डिस्टर्ब हो गए थे। क्योंकि बेसिकली हमें पता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी एक कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर ओन होती है, जितनी भी प्रॉपर्टी वो सब होती है स्टेट के अंडर में, मतलब यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल कुछ भी ओन नहीं कर सकता है। तो अब तो सब कुछ डेमोक्रेसी के बेस पे हो गया था, कैपिटलिज्म में सब कन्वर्ट हो गया था। तो जितनी भी गवर्नमेंट की ओन चीज़ें थी वो सारी प्राइवेट इंडिविजुअल्स में बट रही थी, मतलब वो खरीद रहे थे उन चीज़ों को। तो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था। 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज़ वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। तो 90% जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको सेल पे डाल दिया गया था प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए एंड कंपनीज़ के लिए टू द अंडर वैल्यूड प्राइसेस। दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। मतलब बहुत ही कम दामों में उनको बहुत ही कम दामों के अंदर इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ के जो गवर्नमेंट ने ओन करी थी उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए
सेल पर डाल दिया था, एंड वो भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड प्राइस के अंदर। इसी को हम कहते हैं लार्जेस्ट गिराज सेल इन हिस्ट्री के अंदर लार्जेस्ट गिराज सेल इसको बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ द रूबल की वैल्यू गिर जाती है ड्रामेटिकली। जो रेट होता है इन्फ्लेमेशन वॉज सो हाई दैट द पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। इतनी हाई हो जाती है इन्फ्लेमेशन की रेट, ये आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, जिससे लोग अपनी सारी की सारी सेविंग्स जो है ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, लास्ट इसका है, जूम कर दो ताकि आपको अच्छे से दिखे। द ओल्ड सिस्टम सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। जो लोगों के लिए वेलफेयर के काम कर रहे थे ना, सोवियत यूनियन जो करा था, लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर, जैसे हेल्थ सब्सिडीज़ दे रहा था, पढ़ाई लिखाई का सब जो था वो सब उठा रहा था यूएसएसआर, मेडिकल हेल्थ थी वो दे रहा था। तो सारी चीज़ जितनी भी सोवियत सिस्टम दे रहा था अपने सिटीजन्स को, वो सब ख़त्म कर दी गई थी। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पुश द लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ थी लोगों के लिए, वो सब कुछ क्या है, हटा दी गई, क्योंकि सारा जो हमारा कम्युनलिज्म वाला पार्ट था, आइडियोलॉजी थी, वो तो ख़त्म हो गई थी उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद ही। तो इसलिए क्या हो रहा था, लार्ज सेक्शन, बहुत सारे लोग क्या होता है पॉवर्टी में आ गए थे, गरीबी के अंदर आ गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब इसे टेंशन्स क्या हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट क्या हुए थे, ये सब पढ़ते हैं। पहले तो मैं इन कलर चेंज करूँ, सेम सा हो गया, इसमें रेड है तो हम ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, ब्लू ठीक है। टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो रशिया के अंदर क्या हुआ था, दो रिपब्लिक्स थे रशिया के अंदर, चेचन्या एंड दागिस्तान। इनमें ना बहुत ज़्यादा वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट हुए थे। वायलेंट मतलब जानते हो, वायलेंट मतलब जो आर्म्स के साथ आप फाइट करते हो किसी चीज़ के लिए, वो सब हुए थे। ये मॉस्को इज़ रशियाज़ कैपिटल। ये मॉस्को का मेथड था डील करने का चेचन रेबेल्स के साथ। एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग हैव लेड टू मेनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। मतलब जितना भी ये सब इन्होंने किया था, इससे जितनी भी ह्यूमन राइट्स थी उन सबका वायलेशन हो रहा था। ह्यूमन राइट्स को एक तरह से डिस्ट्रक्ट किया जा रहा था, लोगों में इंडिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज़्यादा इंडिस्क्रिमिनेट हो रहा था लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें ना लोगों को पसंद नहीं आई थी। इन सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान विटनेस द सिविल वॉर दैट एंड बेटा है ना, एंड फॉर 10 years till 2001। सिविल वॉर बेसिकली होता क्या है, सिविल वॉर एक ऐसा वॉर होता है जो आपकी कंट्री के अंदर ही हो रहा होता है, आपकी कंट्री के लोगों के अंदर। तो तजाकिस्तान ने कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में सिविल वॉर फेस किया था, जो 2001 में ख़त्म हुआ था। 2001 तक चला था, 10 सालों के लिए। ईस्टर्न यूरोप के अंदर सिज़ैक्स्लोवाकिया स्प्लिट हो गया था दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के अंदर, दैट इज सिज़ैक्स एंड स्लोवैक्स। ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा फिलअप्स में या फिर MCQs में पूछ लेते हैं ये वाली चीज़ें, ये वाला। ठीक है, ये पोर्शन आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, अब फ्लैशबैक बता रहे हैं कि इंडिया और USSR के रिलेशन कैसे थे पहले के टाइम में। ठीक है, तो कोल्ड वॉर एरा के टाइम में ना इंडिया और USSR है ना एक स्पेशल रिलेशनशिप एंजॉय करते थे साथ में। अब जब ये स्पेशल रिलेशनशिप एंजॉय करते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि कहीं सोवियत यूनियन इंडिया का पार्ट तो नहीं है, इनकी रिलेशनशिप को देखते हुए। ठीक है, तो इनकी जो रिलेशनशिप थी वो मल्टी डायमेंशनल थी, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को लेके एरियल वाइज इनकी जो रिलेशनशिप थी वो थी, जैसे कि इकोनॉमिकली हो गई, पॉलिटिकली हो गई, मिलिट्रिकली हो गई एंड कल्चरली हो गई। तो इन 4 चीज़ों का बेस लेके इनकी रिलेशनशिप जो थी वो बन गई थी। ठीक है, स्पेलिंग गलत है रिलेशनशिप की, बट इग्नोर दैट। नेक्स्ट इकोनॉमिकली पढ़ते हैं हम पहले। The Soviet Union assisted India's public sector companies at a time when such assistance was difficult to get। तो इस टाइम क्या था, सोवियत यूनियन ने एक ऐसी असिस्टेंट दी थी, असिस्ट किया था इंडिया के पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को ऐसे टाइम में जिस टाइम में असिस्टेंट मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इट गिव एड का मतलब होता है हेल्प एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम एंड मशीनरी प्लांट्स लाइक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक्सेट्रा। तो इसने हेल्प करी थी, टेक्निकली हेल्प करी थी हमारे जो स्टील प्लांट्स, जैसे भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। टेल मी इन द कमेंट्स कि ये वाला बताते हो, भिलाई, बोकारो एंड विशाखापट्टनम कहाँ पे बढ़ते हैं हमारे स्टील प्लांट्स। मशीनरी प्लांट्स और मशीनरी प्लांट जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सारी जो हैं इनको टेक्निकल हेल्प दी थी। द सोवियत यूनियन एक्सेप्ट द इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड बट इंडिया वॉज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी
तब सोवियत यूनियन ने इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट किया था ट्रेड के लिए। याद रखना ये वाली बात, क्योंकि आपको वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इकोनॉमिक वाला। एंड बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो ये इसके जो ये चारों ही टॉपिक हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एज मतलब आपके एमसीक्यू में असर्शन रीजन बेस आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आपसे ना एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है 4 या 3 नंबर का, जिसमें आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे इंडिया एंड यूएसएसआर का रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप वाला जो भी है वो। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। पॉलिटिकली देखें तो सोवियत यूनियन सपोर्ट किया था इंडिया की पोजीशन कश्मीर इशू के ऊपर यूएन के अंदर। यूएन एक सुपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन। ये भी आप पढ़ोगे अपने इस बुक के अंदर लास्ट में। It also supported India during its major conflicts, especially during the war with Pakistan in 1971. 1971 के अंदर हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के अंदर, एंड जिसमें इंडिया में लीडर थी इंदिरा गांधी। उन्होंने वॉर कराया था पाकिस्तान के अंदर। क्यों कराया था? क्योंकि हमारे बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश के रेफ्यूजीज़ हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा आ गए थे, एंड दे वांट, उस टाइम बांग्लादेश जो था ना वो ईस्ट पाकिस्तान था, एंड दे वांटेड अ सेपरेट कंट्री फॉर देमसेल्व्स एज बांग्लादेश। तो उन्होंने इंडियन आर्मी ने उनकी हेल्प करी मिलिट्रिकली एंड बाय एवरीथिंग। उससे वो 1971 के वॉर में जीत जाते हैं। इंडिया विन हो जाती है, इंडिया जीत जाती है। इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी इन सम क्रूशल बट इनडायरेक्ट वेज। तो इंडिया ने भी सोवियत की जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी उनको भी सपोर्ट किया था, बट एकदम डायरेक्ट वे में नहीं किया, इनडायरेक्ट वे में किया था। ओके, नेक्स्ट है मिलिट्रिकली देखें तो इंडिया रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द सोवियत यूनियन एट अ टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज वर विलिंग टू पार्ट विद मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़। इंडिया ने रिसीव किया था इसका जितना भी मिलिट्री हार्डवेयर था सोवियत यूनियन से, जिस टाइम पे और अदर कंट्रीज़ चाहते थे कि उन्हें ऐसी मिलिट्रिकल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड हो जाए, सोवियत यूनियन से मिल जाए। द सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स अलाउइंग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया था, एक ऐसी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आ गया था जिससे इंडिया के साथ बहुत सारी एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जिनसे क्या है इंडिया एंड सोवियत यूनियन साथ में मिलिट्री इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कल्चरली देखा जाए तो हिंदी फिल्म और इंडियन कल्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सोवियत यूनियन के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द यूएसएसआर। बहुत ज़्यादा नंबर में इंडियन राइटर्स और आर्टिस्ट यूएसएसआर को देखने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं। नेक्स्ट है आप, हाँ, तो उन लीडर्स के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहले आते हैं व्लादिमीर लेनिन। इनकी फ़ोटो आप यहाँ देख ही सकते हो। द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 के टाइम पे था उसके लीडर भी थे। फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन 1917-24। कौन सा है ये रशियन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। मिखाइल गोर्बाचेव इनके लिए तो एक टॉपिक ही था आपकी बुक में, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कौन थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, इनकी फ़ोटो यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हो। लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, ठीक है, लास्ट लीडर, क्योंकि इनके बाद ही सब कुछ चेंज हो गया था जब इन्होंने रिफॉर्म करने की सोची। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज़, जैसे कि पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्टिंग, वापस से रीस्ट्रक्ट करना ओपननेस को, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव स्टॉप द आर्म रेस विद यूएसए, आर्म रेस स्टॉप करी थी, एंड उन्होंने चाहा था कि वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें अपनी कंट्री के अंदर, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लें एज द यूएसए। एंड इनको ब्लेम किया जाता है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपके बोरिस येल्सिन, द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट माने गए थे रशिया के। जैसे हमने पढ़ा था कि इन्होंने रशिया के अंदर एक बहुत पॉपुलर इलेक्शन वॉन किया था। बोरिस येल्सिन ने की रोल प्ले किया था सोवियत यूनियन को हटाने में। आपको पता है ना, येल्सिन की ही लीडरशिप के अंदर बेलारूस, यूक्रेन एंड रशिया ने डिसइंटीग्रेट किया था सोवियत यूनियन को, डिक्लेयर किया था। एंड याद रखना कि सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन की बात को डिक्लेयर करते ही CIS का फॉर्मेशन हो गया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। नेक्स्ट इज जोसेफ स्टालिन। ये कौन है? जोसेफ स्टालिन ने क्या किया था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाई थी एंड कलेक्टिव एग्रीकल्चर। कलेक्टिव एग्रीकल्चर मतलब साथ में एग्रीकल्चर करना। बेसिकली
आप बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके, आप हेल्प करके एक दूसरे की एग्रीकल्चर लाओ। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना मतलब जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन करवाना। तो ये सारी के ज़िम्मेदार कौन थे? जोसेफ स्टेलिन थे। तो गाइस हमारा चैप्टर तो ओवर हो चुका है। तो अब एक क्वेश्चन भी दे देती हूँ मैं आपको एज अ होमवर्क। तो बर्लिन वॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन, बर्लिन वॉल कब कंस्ट्रक्ट हुई थी? लेट्स सी द ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है 1987 में, सेकंड 1961 में, थर्ड 1971 में, एंड फोर्थ इज़ 1980। एंड जो आपको आंसर लगता है इन चारों में से आप उसको कमेंट कर सकते हो। सो फाइनली गाइस हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट भी करना। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आई श्योरली रिस्पॉन्ड टू इट। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ तो कमेंट करना इसके लिए भी। एंड उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो चाहिए ऐसे ही PPT फॉर्मेट में, उसके लिए भी आप कमेंट एंड लाइक कर सकते हो वीडियो को। टिल देन बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो।